हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुकेश है और आप देख रहे हैं एमएन इनसाइट एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की जो संभावना होती है उसी चैप्टर से होती है, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो लेकिन शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। स्टार्टिंग में राज्य कैसे बने, उनकी अर्थव्यवस्थाएं कैसी थी, रुपए पैसे से संबंधित क्या लेन देन होता था, कैसा व्यापार होता था, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले इसका टाइम की बात करते हैं। टाइम पीरियड क्या था? लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर ये 600 ईस्वी तक था। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1830 के दशक में ब्राही खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया। राजा अशोक के अभिलेखों और सिक्कों का पता चला। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ब्राही और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला था, तो ध्यान रखना जेम्स प्रिंसेप ने, तो जिनसे राजा अशोक के अभिलेखों और सिक्कों का पता चलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। इसका कारण आरंभिक राज्यों व नगरों का विकास है, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन है। 6ठी शताब्दी को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल क्यों माना जाता है, तो ध्यान रखना इस काल में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिनमें मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, वज्जी, अवंती आदि प्रमुख थे। मगध, आज जो आप बिहार देख रहे हो, ये उस टाइम पे मगध हुआ करता था, ठीक है। और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी, आज जिसे पटना कहते हैं, वो उसकी राजधानी हुआ करती थी। आज बिहार की स्थिति जैसे भी हो, लेकिन पहले के ज़माने में सबसे शक्तिशाली एवं सबसे परिवर्तनकारी महाजनपद माना जाता था। सीधा क्वेश्चन आता है कि मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने का क्या कारण था, तो इसके 5 कारण थे। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला कारण था उपजाऊ भूमि और उसके जंगलों में हाथियों की उपलब्धता, लोहे की खदानें, नदियों द्वारा यातायात और योग तथा महत्वाकांक्षी शासक। इसके साथ साथ सुरक्षित राजधानियां। ये 5 कारण थे जो कि मगध को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली एवं विशेष बनाते हैं। आगे बात करें, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य था। 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच भारतीय इतिहास के आकलन हेतु इतिहासकारों द्वारा जो प्रयोग किए जाने वाला जो स्रोत है, वो कौन कौन से स्रोत हैं जिससे इतिहासकार 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के सफर को बताते हैं, तो वो जानकारी या स्रोत जो है वो है अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के, चित्र, मूर्तियां और भग्नावशेष। भग्नावशेष का मतलब होता है कपड़े। तो ये सारे स्रोत हैं जिससे हमें इतनी पुरानी सभ्यताओं और इतने पुराने साम्राज्य का पता चलता है। बात करते हैं 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जिसका नाम जेम्स प्रिंसेप था, उनके द्वारा ब्राही तथा खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया। यह दोनों लिपियां प्रारंभिक अभिलेखों तथा सिक्कों पर उत्कृष्ट थी। ये दोनों जो लिपियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिक्कों पर ही लिखी गई थी, तो जेम्स प्रिंसेप ने उसको पढ़ा और उसका अर्थ निकाला। अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा था। कुछ अभिलेखों पर अशोक लिखा था, जो कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। आगे बात करें प्रारंभिक राज्य की, तो प्रारंभिक राज्य में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है। जैसे प्रारंभिक राज्यों का उदय, लोहे का बढ़ता प्रयोग, बौद्ध तथा जैन साहित्य, अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का विकास, सिक्कों का विकास और 16 महाजनपदों का उल्लेख। आगे बढ़ें, जनपद का अर्थ क्या होता है, तो जनपद का अर्थ होता है ऐसा भूखंड जहां कोई जन का मतलब होता है कुल या लोग, जहां पर अपना पैर रखता है अर्थात बस जाता है, उसी को जनपद कहा जाता है। इसका प्रयोग प्रकृति एवं संस्कृत में मिलता है। मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य की जानकारी के स्रोत की बात करते हैं। मौर्य
साम्राज्य की जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं? पहला है मेगास्थनीज की इंडिका। एक एमसीक्यू में क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि मेगास्थनीज किस देश से भारत आए थे? तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, पौराणिक ग्रंथ एवं अभिलेख, जिसमें अशोक के सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं। और इसके बाद संस्कृत वाड्यम। तो ये मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत हैं। अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के कौन कौन से जानकारी के स्रोत हैं। तो पहला है अभिलेख, उसके बाद सिक्के, फिर साहित्य, फिर प्रशस्तियां। मौर्य साम्राज्य के 5 राजनीतिक प्रमुख केंद्र थे। उनमें से जो पहला था वो पाटलिपुत्र था, जो कि राजधानी था, और 4 प्रांत तक्षशिला, उज्जैनी, तोशिल और स्वर्णगिरी ये अन्य प्रमुख केंद्र थे। मेगास्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख किया गया है। मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में लिखा है कि भारत में किस तरह से सैन्य गतिविधियां होती थी, मतलब सेना को किस तरह से उपयोग किया जाता था, कितने प्रकार की सेना थी। तो 6 प्रकार की सेनाओं का बात किया है, जिसमें कार्य सैनिक, यातायात सैनिक, खान पान का ध्यान रखने वाले सैनिक, पैदल सैनिक, अश्वरोही सैनिक, अश्वरोही मतलब जो घुड़सवार सैनिक होते हैं, अश्वरोहियों तथा हाथियों का संचालन करना। ये 6 तरह के सैनिक थे जिनका मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में उल्लेख किया है। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का उदय माना जाता है तथा सामंतवाद का उदय संभवतः इसी काल में ही माना जाता है। इसके बाद देखें तो दक्षिण भारत में चेर और पांड्या जैसे समृद्ध स्थायी राज्यों का उदय इसी काल में माना जाता है, 4वीं शताब्दी में। इसके बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग प्रारंभ किया गया। लोहे के फाल क्या होते हैं? ये लोहे का फाल होता है जिसे पहले बैलों की सहायता से खेत को जोतने के लिए काम किया जाता था। 6वीं शताब्दी से पहले ये फाल लकड़ी के हुआ करते थे, लेकिन 6वीं शताब्दी में जब लोहे का उपयोग करना शुरू कर दिया तो उसके बाद इन्होंने इन फाल में लोहे का प्रयोग करना आरंभ हुआ। इसके बाद बात करें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही सिक्कों का भी प्रयोग होने लगा, जिससे वस्तु विनिमय में आसानी होने लगी। क्योंकि आपने इससे पहले बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, कि वस्तु विनिमय के बारे में पढ़ा होगा कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेना और एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को दे देना। इसी को बार्टर सिस्टम इंग्लिश में या हिंदी में वस्तु विनिमय कहा जाता है। लेकिन जब सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ तो इससे व्यापार में वृद्धि हुआ। इसके बाद बात करें उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजाओं द्वारा देवी देवताओं के साथ जुड़ना। राजाओं ने अपने आप को बहुत ज्यादा महान बताने के लिए खुद को देवी देवताओं से जोड़ना शुरू कर दिया। किस तरह से जोड़ना शुरू कर दिया? द्वितीय शताब्दी के कई नगरों से कई सारे राजा ऐसे हुआ करते थे जिन्होंने अपना नाम ईश्वर के नाम से या भगवान के नाम से रखना शुरू कर दिया। ऐसा कहने से जनता में उनको और ज्यादा प्रेम और सम्मान मिलना शुरू हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। द्वितीय शताब्दी के कई नगरों से छोटे धनात्मक अभिलेखों से विभिन्न व्यवसायों की जानकारी मिलती है, जैसे धोबी, बुनकर, लिपिका, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार, धार्मिक गुरु एवं व्यापार। जो उत्पाद का और व्यापारियों के संघ था उसे श्रेणी कहा जाता था। तो उस श्रेणी द्वारा संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदा जाता था, फिर उनसे सामान तैयार किया जाता था, फिर उसको बाजार में बेचा जाता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल कई दिशाओं में फैल गया। क्योंकि उस समय पर आज के जितने रोडवेज और हाईवे इस तरह से तो प्रचलित नहीं थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना प्रकृति ने जो हमें दिया है हम उसी का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से करें। तो उन्होंने नदियों को एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम उपयोग करना शुरू कर दिया। कहीं जाना होता था, अगर वहां पे नदी बहती थी तो उस नदी में नाव के जरिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उन्होंने शुरू कर दिया। अरब सागर से उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक इनका व्यापार एवं आवागमन होता था। गुप्त काल के अंतिम समय में सिक्कों में कमी
आर्थिक गिरावट की ओर इशारा करता है। अभिलेख साक्ष्य इस काल के इतिहास को जानने के लिए प्रमुख स्रोत हैं। अभिलेख शास्त्रियों ने अभिलेखों के अध्ययन से बीते काल की भाषा, राजा का नाम, तिथि, संदेश आदि को महत्वपूर्ण जानकारी की प्राप्ति की है। इसके साथ अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं भी हैं। वो कौन कौन सी सीमाएं हैं? अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाना, कि बहुत बारीक ढंग से उसको लिखा गया है। अभिलेख के टूट जाने से कुछ अक्षर का लुप्त हो जाना, वास्तविक अर्थ ना निकाल पाना, भाषा समझ में ना आना, दैनिक प्रक्रियाओं व रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता। जब आप अभिलेखों की विशेषताओं के बारे में लिखे हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों को जरूर लिखें। आगे बात करें, प्रस्तर मूर्तियां सहित मौर्य काल समस्त पुरातत्व एक अद्भुत काल के प्रमाण थे। वे मौर्य साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। कुषाण शासकों ने स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि राजा महाराजा खुद को महान बताने के लिए अपने आप को देवी देवताओं से जोड़ना शुरू कर दिया। तो कुषाण जो शासक थे उन्होंने स्वयं को देवतुल्य मतलब देवताओं के बराबर बताना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र जैसे उपाधियों का लगाना शुरू कर दिया था। चीन के लोग इतने ज्यादा एडवांस हो गए थे कि उन्होंने देवता के पुत्र नहीं, उन्होंने स्वर्ग पुत्र कहना शुरू कर दिया कि हम लोग स्वर्ग से आए हुए हैं और हम स्वर्ग के पुत्र हैं। कुषाण शासकों के राजधर्म को जानने के लिए सबसे सर्वोत्तम प्रमाण उनकी मूर्तियां एवं सिक्के हैं। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में धर्मांतरण नामक ग्रंथों की रचना शुरू हुई। इसमें शासकों व साम्राज्य के अन्य वर्गों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, उसका पद वंशानुगत भी हो सकता था तथा उसके अधीन क्षेत्र को सरदारी कहा जाता था। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, इसकी संरचना संस्कृत भाषा में हरिशेन ने की थी, जो सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे। मैं प्रशस्ति का मतलब बता देता हूं कि प्रशस्ति कहते किसे हैं। तो प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा या स्तुति गान। तांबे की प्लेट पे या फिर बड़े बड़े पत्थरों पर या स्तंभों पर लिखवाते थे, तो इसी को कहा जाता है प्रशस्ति। तो जब भी आप प्रशस्ति शब्द को सुनो तो समझ जाना कि किसी राजा की प्रशंसा हो रही है, उसकी स्तुति गान हो रही है, ठीक है, उसका तारीफ कर रहे हैं। तो याद रखना, ये इलाहाबाद स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस एरिया का नाम बाद में इलाहाबाद कर दिया था, तो इस वजह से इसको इलाहाबाद स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राजपाल के द्वारा किया गया था। इसका ज्ञान हमें शक शासक रुद्रदमन के पाषाण अभिलेख से होता है। गृहपति का अर्थ होता था घर का मुखिया, और इस घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों पर नियंत्रण करता था। पाली भाषा में इस शब्द का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया गया है। मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि तथा उनकी धातुओं का विश्लेषण भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किस शास्त्र के अंदर सिक्कों का अध्ययन किया जाता है एवं उसकी लिपि के बारे में पता किया जाता है, तो ध्यान रखना मुद्रा शास्त्र। अभिलेख की बात करते हैं तो बहुत बार ये पूछा जाता है कि अभिलेख से आपका क्या अभिप्राय है। तो जानते हैं कि अभिलेख क्या होता है। पत्थर, धातु या मिट्टी के कठोर सतह पर खोद खोद कर लिखे गए होते हैं, इन्हीं को अभिलेख कहा जाता है। इनमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। ये स्थायी प्रमाण होते हैं। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृतिक भाषा वो भाषा थी जो जन सामान्य की भाषा थी, जो आम बोलचाल की भाषा थी। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप तथा विचार लिखे जाते थे जो इन्हें बनवाते हैं। इन पे इनके निर्माण की तिथि भी खुद ही होती थी। तिथि न मिलने पर इनका काल निर्धारण पूरा लिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर किया जाता था। इसके बाद अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अभिलेख साक्ष्य की कौन कौन सी सीमाएं होती हैं। आइए जानते हैं। तकनीकी सीमा, अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता था
जिसे पढ़ पाना मुश्किल होता है। कभी कभी अभिलेख नष्ट भी हो जाते थे, जिनसे अक्षर लुप्त हो जाता था। शब्दों के वास्तविक अर्थ का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है, कुछ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित थे। कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए, लेकिन सभी का अर्थ प्रकाशन या अनुवाद नहीं किया गया है। जैसे कि आपने मिस्र के पिरामिड को भी देखा है, तो उस पिरामिड के ऊपर लिखावट भी पाई गई है, लेकिन आज तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया है। प्राय अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। जरूरी नहीं है जिसे आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया हो। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे। मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे गांव या शहर का कोई विधायक उसने किसी काम को करवाया, तो काम तो बाद में पूरा होगा, लेकिन उसके आगे एक नेम प्लेट लिख जाएगा कि ये काम फला विधायक के द्वारा करवाया गया। तो इसी तरह से प्राचीन काल में जो राजा महाराजा या जो व्यक्ति कोई काम करवाता था, तो पत्थरों पर अपने अभिलेख लिखवाता था। इनमें खेती की दैनिक क्रिया प्रतिक्रिया और रोजमर्रा की जिंदगी के दुख सुख का उल्लेख नहीं मिलता है। अभिलेखों में व्यक्त विचारों को समीक्षा अन्य विचार के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी, ताकि अपनी अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके। अनेक अभिलेख जो कालांतर में सुरक्षित नहीं हैं, बचे तो अभी उपलब्ध हैं, वह संभवतः अभिलेख के मात्र अंश है। तो ये तो रहा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको जितने एमसीक्यूज ये देख रहे हैं, आपको इसे सॉल्व करना है। लास्ट में मैं इसका आंसर पिन कर दूंगा, आप देख लेना। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि इस पेपर में आने की संभावना है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, जेम्स प्रिंसेप कौन थे? भारतीय इतिहास लेखन में इनकी क्या योगदान है? तो ये ध्यान रखना। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया कैसे? अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताएं क्या थी? ये भी आपको ध्यान रखना है। मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार मौर्य साम्राज्य के सैनिक गतिविधियों को संचालन की क्या क्या व्यवस्था थी? प्राचीन भारतीय महाजनपद की 3 प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। भारतीय इतिहास में राजा अशोक के योगदान का चर्चा कीजिए। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर आपको चैप्टर ठीक से समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।